हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम करेंगे एक दलित ऑटोबायोग्राफी या फिर टेस्टिमनी भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है करक्कू। ये जेंडर स्टडीज़ में लगा हुआ है और करक्कू जो है इसे लिखा था बामा ने। और बामा उनका पेन नेम था। वो एक तमिल दलित विमेन थी। तमिल और दलित दोनों थी, प्लस वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। क्योंकि जितने भी अगर हम बात करते हैं दलित्स की, तो मैक्सिमम दलित्स ऐसे थे उस टाइम पे, या फिर अभी भी मे बी हो सकते हैं, जो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट का, उसकी वजह से उससे परेशान होकर कैथोलिक्स को अपना लेते हैं, क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हैं। तो उन्होंने भी यही कर रखा था। वो भी एक रोमन कैथोलिक थी। और उन्होंने, इनके जो बामा हैं, इनके 3 मेन वर्क्स हैं जो पब्लिश हुए हैं। एक तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है करक्कू, जो पब्लिश हुई थी 1992 में। उसके बाद इनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था संगति, जो पब्लिश हुई थी 1994 में। उसके बाद इनकी एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नाम है कुसुम्बकुरम, जो पब्लिश हुई थी 1996 में। प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो अगर हम बामा की बात करें, बामा शी वॉज बॉर्न इन 1958 और अभी वो अलाइव है, जिंदा है। और करक्कू जो मतलब है, जो टाइटल है करक्कू, उसका मतलब होता है पाम लीव्स। एक एक तरीके का प्लांट बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो वर्क है तमिल का है, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, अपने जो उनके वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। इस प्लांट का नाम है PALMYRA। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। तो ये उसका एक लीफ है जिसका नाम होता है करक्कू। उसी को नाम देके इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो थी वो तमिल में लिखी गई थी, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था लक्ष्मी हॉल्म्सटॉम ने। और तो अब मेन चीज़ें देखने वाली ये हैं कि ये 9 चैप्टर्स में डिवाइड है, तो ये मे बी 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में मैं कवर करूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। मतलब लेंथी नहीं है, पर उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है उसकी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने बचपन से स्टार्टअप किया है कि जब वो चाइल्ड थी देन ग्रो अप, जब यंग हो गई एडोलेसेंट का। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी वो बात कर रही हैं अपने एडोलेसेंट टाइम पीरियड की, कभी वो बात कर रही हैं जब वो 6 ईयर्स की थी, 6 क्लास में थी, 10 ईयर्स की थी। इस तरीके से ये जंबल होती रहती है, लीनियर में बिल्कुल भी नहीं है। अप डाउन होता रहता है इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें चैप्टर्स के कोई भी नाम डिवाइड नहीं कर रखे हैं कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, बट जो उसकी स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मेनली बताता है उनके विलेज के बारे में। तो जैसे ये स्टार्ट होती है ऑटोबायोग्राफी, इसमें बामा बताती हैं, क्योंकि बामा का कहीं पर भी नाम नहीं लिया गया है, वो इसकी नरेटर हैं, तो बोला गया है कि जब वो अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे तो उसमें कास्ट पे जाने से पहले, मतलब कि क्योंकि सबको पता है दलित वर्क है, तो इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली मिलेगा ही। तो उन्होंने कहा है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले जो इनका विलेज है उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा उसी में निकलता है। वो बताती हैं कि उनका विलेज जो है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि वहाँ पे नेचर कैसा है, इस तरीके से। लेकिन प्रोग्रेस के अगर हम वे में देखें तो बिल्कुल भी वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो रहती हैं। और जो उनका विलेज है उसके चारों तरफ माउंटेन्स है, पहाड़ियाँ हैं। और बोला गया है कि कुछ लोग उन्हें वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट है उनके गांव के आसपास में। अब यहाँ पर जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं जो गांव वालों ने अपने हिसाब से रखे हुए हैं। उनकी जो पीक है उनको अलग अलग कहते हैं। अब एक जो माउंटेन पीक है उसका नाम है माराक्का पुची। अब इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बिल्कुल ही जो पैडी की हीप होती है उसकी तरह दिखता है। अब दूसरा एक और अनदर पीक है, उसका नाम है पेरूमल सामी टेम्पल। अब उसका नाम है पेरूमारा। अब इसका नाम पेरूमारा इसलिए रखा गया क्योंकि वहीं पर पेरूमाला सामी टेम्पल है, जो कि नायकर कम्युनिटी वहाँ पर जाती है, वर्शिप करती है। धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि इनके विलेज में अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं, और अलग अलग कम्युनिटी के बीच में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जो नाइकर हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए ये जो टेम्पल है ये इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब तीसरी बात आती है, इसमें अगले माउंटेन्स बता रखे कि नारीपारा है, फिर वाना है, वताला है, ऐसे बहुत सारे हैं। और उसके बाद बोला गया है कि बाबा बताती हैं कि जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गांव के, हमारे जो कस्बे के लोग हैं, या फिर हमारी जो कास्ट के लोग हैं, वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं।
वो खेत में जो काम करने वाले होते हैं वो काम करते हैं, किसी का खुद का खेत नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित है, इनके पास मनी नहीं है, इनके पास लैंड नहीं है। और जब इनके पास कोई काम नहीं होता है तो ये वुड्स में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, वहाँ पर फायरवुड इकट्ठी करते हैं, जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें बेचते हैं, सेल करते हैं, और इस तरीके से ये अपनी लाइवलीहुड को चला रहे हैं। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बताती हैं कि जो अपर कास्ट के पीपल हैं उनके पास अपने फील्ड हैं, उनके पास अपने खेत हैं, अपने पास उनका वेल है, कुआं है, उनके पास अपने हैंड पंप के जो सेट्स होते हैं वो हैं, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, उनके पास सब कुछ। आगे बामा बताती हैं कि ये तो इनके ब्यूटी के बारे में बता रही थी कि क्या क्या होता है वहाँ पर, माउंटेन्स हैं। अब बताती है कि जब रेनी सीज़न आता है, जब बरसात आ जाती है, तो जो विलेज है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। जितना भी पानी होता है नदियों का, गलियों का, सारा इतना ज़्यादा ओवरफ्लो होने लग जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है पानी कि जो बच्चे हैं वो घरों के आगे जो पानी जम जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसमें से फिशेस को कलेक्ट करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्हें सेल करते हैं। इसमें क्योंकि मनी बहुत मैटर करती है, बिकॉज दे हैव नो मनी, तो इसीलिए उन्हें जो भी कुछ मिलता है वो जस्ट उसे जाते हैं और सेल आउट कर देते हैं। अब बताया हुआ कि इनके गांव के वेस्ट में एक जगह है जिसका नाम है मांडवम, और वहां पर एक टेम्पल भी है। आगे बोला है उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द लैंड्स बिलोंग टू नाइकर कम्युनिटी, क्योंकि मैंने भी बताया था कि जो नाइकर है वो अपर कास्ट है, रिच है, इनके पास पैसे हैं, पावर है। तो बोला गया है मैक्सिमम जो लैंड है, फील्ड है, वो नाइकर कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो उन्हीं की है, और मीलों मीलों तक अलग अलग नाम से फैली हुई है। और यहाँ पे फिर इनके कुछ नाम बताए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट नाम है, और इसमें बोला गया है कि इसका नाम का मतलब होता है फील्ड ऑफ अवेकनिंग साउंड। क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर आप इस फील्ड में जाकर कुछ भी ज़ोर से बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ है वो एको करती है, गूंजती है। फिर दूसरी फील्ड है, तीसरी फील्ड है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के नाम बता रखे हैं उसमें। उसके बाद बात आती है सेटलमेंट की, कि चलो ठीक है, खेत हो गए, माउंटेन हो गए, ये सब हो गया। अब बात आती है सेटलमेंट की कि लोग कैसे रहते हैं। बताया गया है कि गाँव के जस्ट स्टार्टिंग में, एंट्रेंस में विलेज के, एक बस स्टैंड है। अब उसी के लेफ्ट में एक छोटा सा स्मॉल सेटलमेंट है जहाँ पर 10 से 20 घर हैं बस। और ये जो घर हैं, ये जो सेटलमेंट है, इसे बोला जाता है ओदा पट्टी। अब यहाँ पर नादर्स हैं जो कि पेड़ों पे चढ़ते हैं, वहाँ से चीज़ों को उतारते हैं, क्लाइंब करते हैं इन ट्रीज़ पर अपनी लिविंग के लिए। वहाँ पर जाते हैं, कुछ फायरवुड मिल गया, उसे बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, उसे लिविंग अपनी अर्न कर रहे हैं। अब उसी के राइट में एक और है, गली है, या फिर एंट्रेंस बोल सकते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर सेटलमेंट बोल सकते हैं। इसका नाम है कोरावार। यहाँ पर जो स्वीपर्स हैं वो रहते हैं, स्वीप स्ट्रीट है ये। उसके बाद आती चाकिलियार की, जो कि लेदर वर्कर्स हैं। उसके बाद बात आती है कुसावार, जो कि अर्थनवेयर बनाते हैं, मतलब कि मिट्टी के जो सामान बनाते हैं। उसके बाद आती है पाला सेटलमेंट की, एंड नेक्स्ट जो है वो पराया है। पराया सेटलमेंट बावा का घर इसी सेटलमेंट में है, पराया कम्युनिटी में। और इसको छोड़कर भी बहुत सारे अलग अलग सेटलमेंट है, जैसे कि नादर है, नाइकर स्ट्रीट है, उदियार है। तो जो नाइकर स्ट्रीट है, उदियार है, ये अपर कास्ट से बिलोंग करती है। तो वो बता रही हैं कि जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इनके गांव में बहुत ज़्यादा है। दोनों का अलग अलग एरिया है, सेटलमेंट है। बोलती हैं वो कि हम, मतलब कि जितने भी ये परायाज हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित्स हैं, ये जाते हैं अपर कास्ट एरिया में, जैसे कि नाइकर और उडियार कम्युनिटी में, उनके एरिया में जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग हमारी कम्युनिटी में आए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। इसमें कोट करके लाइन बोली गई है, बट दे नेवर एवर केम टू आर पार्ट्स, बिकॉज उनके वहाँ पर स्कूल है, ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, चर्च है, पंचायत बोर्ड है, मिल्क शॉप है, तो वो वहाँ पर क्यों आएंगे। और इन शेड्यूल कास्ट को वहाँ पर जाना पड़ता है बिकॉज इन्हें वर्क करना पड़ता है उनके घरों में जाकर या फिर उनके खेतों में जाकर। और जितना भी मैंने पढ़ा है दलित के बारे में, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा दिखा रखी होती है कि जितने भी ये दलित या फिर शेड्यूल कास्ट का सेटलमेंट होता है, ये आउटस्कर्ट में होता है, मतलब कि जो शहर होते हैं या फिर जो गांव होते हैं उसके जस्ट कॉर्नर में होता है, तो इन्हें हर एक चीज़ के लिए बीच में जाना पड़ता है। अब उन्होंने आगे बताया है कि इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अपर कास्ट के पास तो सब कुछ है। आगे वो बोलती हैं कि अपर कास्ट का अपना एक स्कूल भी है, नाइकर स्ट्रीट में ही उनका एक स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है। अब इन्होंने अपनी कम्युनिटी का बताया, ये तो हो गया कि पूरे विलेज का। अब ये बताती है अपनी कम्युनिटी का, कि इनकी कम्युनिटी में भी 5 स्ट्रीट्स हैं, 5 सड़कें हैं, साउथ, मिडिल, नॉर्थ, ईस्ट, ओला थरापाटी, आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको। फिर बात कर रखी है कि लोअर कास्ट के क्या होते हैं। जो चिल्ड्रन हैं, जो लोअर कास्ट के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो
दोपहर के 12 बजने का वेट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जब 12 बज जाते हैं तो जो चर्च है, क्योंकि ये सब क्रिश्चियन बन चुके हैं अब, तो ये जब 12 बजते हैं और जब चर्च की जो घंटी है, जो क्लॉक है, वो स्ट्राइक करती है 12 पे, इसका मतलब है कि चर्च फ्री में फूड बांटेगा। और इसीलिए ये बच्चे बैठकर वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव नो मनी नो फूड। बहुत कम पैसा है, बहुत कम खाना है, मैक्सिमम टाइम ये बहुत ज़्यादा वाटरी ग्रिल पीते हैं, खाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर बैठकर वेट करते हैं। और जब शाम को 5 बज जाती है तो लोग लड़ने लग जाते हैं गलियों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक वाटर पंप है। जब एक वाटर पंप है तो लाइन लगती है, उसमें लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। फिर आगे बामा बताती हैं कि बच्चों के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं, औरतों के भी बहुत सारे नेम हैं और बहुत ज़्यादा फ़नी नेम्स भी होते हैं इनके। क्रिश्चियंस ने जो नाम रख दिए, जब उन्हें क्रिश्चियनाइज किया गया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, वो अलग है, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, मेनली अपने लिए, अच्छे अच्छे इनके अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए नाम रखे हुए हैं। अब उसके आगे जो बामा है वो बताती हैं एक इंसिडेंट, जिसमें एक पर्सन था, एक विलेज था इनके नॉर्थ में, अब उसका नाम ये रहा। तो यहाँ की एक स्टोरी है, एक ब्रदर एक सिस्टर था, तो ब्रदर ने अपनी सिस्टर की शादी कर दी थी, उसके बाद वो अपनी भी शादी कर लेता है। और उसके बाद उसे पता चलता है एक बार, उसकी जो सिस्टर है वो उसे हम अपने ब्रदर को हमेशा लेटर्स लिखा करती है, लेकिन जो उसकी वाइफ थी, मतलब कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, उसके भाई की वाइफ, वो उन लेटर्स को छुपा लेती है, अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती। अब बहुत साल बीत जाते हैं, उसका ब्रदर बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ, अब तक उसका कोई भी लेटर नहीं आया। उसी टाइम पे उसके सिस्टर के विलेज में फेमाइन आ जाता है, मतलब कि सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं है, ये सब हो जाता है, भूखमरी आ जाती है। तो उसकी सिस्टर अपने ब्रदर को फिर से एक बार लिखती है लेटर, और इस बार जो उसका ब्रदर था वो इत्तेफाक से घर पे होता है और लेटर उसे मिल जाता है। वो अपनी सिस्टर को लेने जाता है, और उसके अभी 7 चिल्ड्रन भी हैं। तो वो आती है, यहाँ पर आती है इसके घर में, लेकिन जो इसकी वाइफ है वो उसे घर में नहीं घुसने देती। और उसके जब छोटे छोटे जो 7 बच्चे होते हैं वो कुछ खाने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भूखमरी आ गई थी, तो वो उन बच्चों को बाहर भगा देती है। तो उसके बाद जो उसकी सिस्टर है वो अपने बच्चों को लेकर वेल में, कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। उसका ब्रदर अपनी वाइफ को आग में डाल देता है और खुद भी उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो ये स्टोरी सुनाती है बामा। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 टोटली बताता है विलेज के बारे में, इनके गाँव में क्या क्या है। अब सेकेंड जो चैप्टर है ये बताएगा कि एजुकेशन कैसी रही बामा की, और एजुकेशन के साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस था अनटचेबिलिटी के साथ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ, वो कैसा रहा। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होगा जब बामा बता रही हैं कि वो 3rd क्लास में, तब उन्होंने सुना नहीं था कि लोगों ने ज़्यादा अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी, क्योंकि वो जस्ट 3rd क्लास में थी, तो उनकी जो एज थी बहुत कम थी, लोगों ने इतना बात नहीं करी होगी उनके सामने। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को सीन किया था, लोगों ने उनके सामने बात नहीं करी, लेकिन बामा ने उन सब चीज़ों को फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, उस ह्यूमिलिएशन को फील किया था जो अनटचेबिलिटी के लिए या फिर की वजह से इन्हें मिलती थी। अब बताया कि ये स्कूल जाती थी और स्कूल से घर का जो डिस्टेंस था वो जस्ट 10 मिनट का हुआ करता था, लेकिन इनको लगभग 1 घंटा या 130 मिनट्स लग जाते थे, क्योंकि ये सब कुछ देखते हुए आती थी, स्ट्रीट्स को, गेम्स को, मार्केट एरिया को, कुछ स्नेक चार्मर्स हैं उनको, ये सब कुछ देखती आती थी। और उसी के साथ ही एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक इंसिडेंट ये शेयर करती है अपनी लाइफ का। बताती हैं कि जब ये अपनी स्ट्रीट में थी पराया में, तो इन्होंने पराया का एक एल्डरमैन देखा, अपनी स्ट्रीट का एक एल्डरमैन देखा, जो कि फूड पैकेट को कैरी करके ले जा रहा था, मतलब कि पकड़ के लेके जा रहा था। इन्होंने गेस किया शायद उसमें वडाई है या फिर ग्रीन बनाना भाजी होगी। वो अच्छे से पैकेट में रैप था, लेकिन जो एल्डरमैन है वो उसे उसकी स्टिंग से लेके जा रहा था, एक धागा था उससे पकड़ कर ले जा रहा था बिना उसे टच करे। और वो किसके लिए लेके जा रहा था? नाइकर के लिए, एक नाइकर मैन के लिए। नाइकर जो है वो अपर कास्ट है। अब जब वो घर पर आती हैं, वो अपने भाई को ये सारी चीज़ें बताती हैं। इनके ब्रदर का नाम है अनान। वो इन्हें जब वो बता रही होती है, बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं, लेकिन उसका जब ब्रदर उससे इसके पीछे का रीज़न बताता है, वो बताता है कि जो हमारी कास्ट के लोग हैं ये अलाउ नहीं है कि ये कुछ भी टच करें जो भी अपर कास्ट का है, अपर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। इसीलिए वो जो पर्सन है वो उसे स्टिंग से लेके जा रहा था, ताकि जो फूड पैकेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो या फिर डैमेज ना हो, पॉल्यूट ना हो मेनली। क्योंकि अगर लोअर कास्ट कुछ टच कर देगा तो ऑब्वियसली वो पॉल्यूट हो जाएगा, बट अगर वो पैसे देंगे तो वो उन्हें पॉल्यूट नहीं करेगा। और इसके बाद जो बामा है वो जो हंस रही थी, उनकी जो हंसी थी वो अपने आप फेड हो जाती है जब उन्हें पता चलता है, उन्हें ह्यूमिलेशन होने लग जाती है। उन्हें एक तरह से उनको लगता है कि उनके साथ बेइज्जती होती है उनके साथ, या फिर जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो। आगे वो बताती है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो एक सर्वेंट की तरह काम करती है नाइकर हाउस में, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, लैंड नहीं है, तो इन्हें काम तो ऑब्वियसली करना ही पड़ रहा है। वो बताती हैं कि अपर कास्ट के जो बच्चे हैं वो उन्हें, उनकी ग्रैंड मदर को, मतलब कि उनका नाम लेकर बुलाते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, और उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो जाती हैं, उनके लिए पानी लाती हैं या फिर जो भी करती हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं
और जब वो उस अपर कास्ट की जो वुमेन है निकलती है तो वो 4 फीट की दूरी से उसकी ग्रैंडमदर को पानी डालती है ताकि वो पॉल्यूट ना हो जाए, उसे टच ना कर सके। अब वो आगे बता रहे हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर हैं उन और जो पार्टी है, अब पता नहीं इनकी ग्रैंडमदर है या फिर इनकी मदर है पार्टी, इस पर यहाँ पे लिखी हुई है। वो जाती हैं, क्लीन करती हैं, सफाई करती हैं उनके घरों की। जो लेफ्ट ओवर जो राइस बचा होता है, एक रात पहले का जो खाना बचा होता है राइस या फिर करी, वो उसे अपने घर पर वापस लेकर आ जाती हैं। अब पार्टी जो है वो बोलती हैं कि ये जो लोग हैं ये महाराज हैं हमारे लिए। इसमें कोट करके लाइन बोली गई है पेज नंबर 26 में, दीज पीपल आर द महाराज हु फेड अस आर राइस। अब यहाँ पर क्योंकि बामा को ये सब ह्यूमिलेशन लगता है, लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर है वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है कि हाँ हाँ वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें उनके लिए काम करना है, वो हमारे लिए महाराज है। अब यहाँ पर उसका जो ब्रदर है वो यूनिवर्सिटी से वापस आता है घर पर, और दूसरे जो गांव है, दूसरा विलेज है, वहाँ पर लाइब्रेरी के लिए जाता है कि कुछ बुक्स लेके आएगा, क्योंकि इनके गांव में तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जब वो जा रहा होता है तो बहुत से लोग उन्हें मिलते हैं। नाइकर कम्युनिटी का भी एक पर्सन उनसे मिलता है जो कि इससे पूछता है कि वो कौन है, और वो बताता है कि वो एक पराया है। ये सब बातें होती हैं। उसके बाद वो उसे दूर भाग जाता है कि इनकी जो शैडो है वो भी तुम्हें पोल्यूट कर देगी। अब जब वो लाइब्रेरी में जाता है और जब वो बुक ले रहा होता है, तो वहाँ पे वो साइन करता है उस बुक के लिए और अपने टाइटल में लिखता है एमए। और इसके बाद जो वहाँ का अटेंडेंट होता है वो एक चेयर को लेकर आता है और उसके ब्रदर को सर बोलता है। तो जो उसका ब्रदर है वो बामा को बताता है कि जो एजुकेशन है सिर्फ ये उन्हें फ्री कर सकती है इस कास्ट सिस्टम से, और कुछ भी नहीं। अगर तुम एजुकेटेड हो, जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे पास आएंगे। अब वो चाहे अपनी मर्जी से आए या फिर काम से आए, पर उन्हें आना पड़ेगा अगर तुम एजुकेटेड हो। और इसके बाद जो बामा है वो बहुत ज़्यादा टच हो जाती है इस लाइन से, और वो सोचती है कि वो पढ़ेगी। अब कहानी बता रखी है कि जो बामा है वो 7th क्लास में है। इससे पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तो बोलता कि वो 3rd क्लास में थी। अब बोला वो 7th क्लास में है। अब 7th क्लास का वो अपना एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। बताती हैं कि जब वो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी उनकी और वो जब घर पे आते थे तो बच्चे वहाँ पर खेलने लग जाते थे, तो ये भी खेलती थी। वहीं पर एक कोकोनट का प्लांट भी था, और वहाँ पर कोकोनट प्लांट में कोकोनट लटक रखा था और ये उस पेड़ पर चढ़ी हुई थी। हालांकि इन्होंने इसे टच किया, लेकिन वो जो कोकोनट था वो गिर गया, इन्होंने तोड़ा नहीं था। और उसके बाद जो स्कूल है, अगले दिन ही इनके ऊपर बोला, इनको असेंबली में ही बोला गया कि तुम जो प्रेया हो या फिर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, दलित्स हो, तुम यही करते हो, चोरी करते हो, तुमने उसे तोड़ा है। इन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता है, इन्हें स्कूल्स की क्लासरूम से निकाल दिया जाता है और इन्हें बोला जाता है कि तुम यहाँ पर नहीं पढ़ सकती। बाबा बोलती है, पेज नंबर 28 में कोटेड लाइन है, आई वॉज इन एगनी बिकॉज आई हैड बीन शेम्ड एंड इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, अनकोट। आगे बोला गया है कि वो अपने पास में ही जाती हैं और जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर होते हैं चर्च के, उनसे लिखवा कर लाती हैं कि उन्हें स्कूल में एडमिट कर लिया जाए। उसके बाद उन्हें स्कूल में एंट्री दे देते हैं। अब वो अपना दूसरा वो बताती हैं इंसिडेंट कि जब वो हाई स्कूल के लिए अपने नेबरिंग टाउन में गई थी तब वहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पे जो वार्डन थी, जब वो नेबर में गई तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पर जाकर हॉस्टल में रुकी। तो हॉस्टल में जो वार्डन सिस्टर थी, वो बोलती थी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग बच्चे हैं या फिर जो ये परेया हैं या फिर जो दलित्स हैं, ये इतना ज़्यादा ईट करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो इन्हें बोलती रहती थी कि जब ये यहाँ पर आते हैं, अपने घरों से आते हैं तो ये जस्ट स्किन एंड बोन होते हैं, जब यहाँ से ये छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो ये राउंड एज पोटैटो हो जाते हैं। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बामा को इंसल्टिंग लगती थी, क्योंकि पैसे वो भी पे करते थे एग्जैक्टली उतने ही जितने अपर क्लास के बच्चे कर रहे थे। अब वो एक और इंसिडेंट बता रही है कि जब वो घर आ रही होती हैं उसी हॉलीडे में, तो जब वो बस में होती है तो एक वुमेन उनसे पूछती है उनका एड्रेस, और जब वो एड्रेस बताती हैं तो उसके बाद ही वो वुमेन उनसे स्ट्रीट का नाम भी पूछती है, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करती हैं। और जैसे ही बामा बताती हैं कि वो परेया हैं, वो औरत वहाँ से उठ जाती है और कहीं दूर जाके बैठ जाती है। अब बामा की जो एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि एजुकेशन से ही इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। उन्हें जो रिस्पेक्ट है वो एजुकेशन से ही मिलेगी, तो वो फेबुलस थी इन सब चीज़ों में। और बामा को प्राइज़ भी दिया जाता है, प्राइज़ फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट अमंग ऑल द हरिजन पीपल ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट हु टुक द गवर्नमेंट SSLC एग्ज़ाम, कि उन्हें SSLC एग्ज़ाम में फर्स्ट प्राइज़ का अवार्ड दिया जाता है हरिजन बच्चों के अंडर में। अब आगे वो बता रहे हैं कि कॉलेज में उनके साथ क्या हुआ। ये हुआ पहले 7th क्लास, फिर हाई स्कूल में। अब कॉलेज में क्या हुआ, कॉलेज में जब वो वहाँ पर जाती हैं तो उनके जो सर हैं, टीचर हैं, वो आते हैं और एकदम से बोलते हैं कुछ दिनों बाद,
पेज नंबर 31 में कोटेड लाइन है, विल हरिजन स्टूडेंट प्लीज स्टैंड, द गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड दैट शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट शुड गेट स्पेशल ट्यूशन इन द इवनिंग। कि यहाँ पर भी कास्ट से वो बच नहीं सकती हैं, पूरी क्लास के बीच में बच्चों को उठाया जा रहा है, उन बच्चों को जो हरिजन कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो सोचती हैं, अपने आप में सोच रही होती हैं और टीचर को बोलती हैं कि मुझे स्पेशल क्लास नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो ह्यूमिलेशन थी, इतने सारे बच्चों के बीच में जस्ट 2 बच्चे खड़े हुए थे जो हरिजन थे, वो जो उनकी आंखें थी, जो उनकी आईज थी, वो उन्हें इंसल्टिंग लग रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी। अब आगे वो बता रही हैं कि उसी टाइम पे हॉलीडे आने वाला था, जो फर्स्ट कमीशन सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट होने वाला था। तो हर एक बच्चा अपना घर जाना चाहता था, तो बहुत सारे बच्चों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया था कि उन्हें परमिशन मिल जाए, लेकिन जो बामा है इन्हें परमिशन नहीं मिली और इन्हें बोला गया कि तुम्हारे कम्युनिटी में ऐसा क्या सेलिब्रेट होगा जो तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे बामा इसका डिफेंस कर इसके अगेंस्ट में बोलती है, अपनी आवाज़ उठाती हैं कि जब अपर कास्ट के बच्चों को परमिशन दी गई है घर जाने की, तो हमें क्यों नहीं। जो रूल्स है वो सबके लिए सेम है, उसके बाद इन्हें भी परमिशन मिल जाती है। अब आगे वो अपने बीएड डिग्री के कॉलेज की बता रही हैं, अभी कॉलेज में क्या हुआ, अब बता रही कि बीएड डिग्री कॉलेज में क्या हुआ। वो बताती कि सब कुछ सेम हुआ है, वैसे ही हुआ है, जो उनकी एजुकेशन थी और जो उनकी एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए कुछ लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करने लग गए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि इसके बाद भी उन्हें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद कभी भी अपना जो सर है वो कभी भी झुकाया नहीं, नीचे नहीं किया। आगे कोट लाइन में बोला गया है, बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन अलोन आई मैनेज टू सर्वाइव अमंग दोज हु स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कास्ट डिफरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, अनकोट। कि अपनी एजुकेशन के चलते उन्होंने इन सब चीज़ों को हटा दिया, जो कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन की बात किया करते थे उनके ऊपर आ गई। अब बताती हैं कि जब वो चर्च में गई थी काम करने के लिए, जब अब उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो जब वो काम करने के लिए पहली जगह पर गई, तो वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि वहाँ पर इन्होंने 5 सालों तक काम किया। और जो वहाँ की नन थी, एक दिन उन्होंने इनसे पूछा, आर यू एन आधार, ये कोटेड लाइन है। आई सेड नो, वी आर प्रयाज। तो उन्होंने पूछा कि तुम नादार हो, कि तुम अपर कास्ट के, उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपर कास्ट के नहीं हैं। और उसके बाद जो नन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थी, वो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते दलित, वो उन्हें भी ऑप्रेस करती थी। और ये सब चीज़ें देखकर बामा ने डिसाइड किया कि वो एक नन बनेंगी और इन बच्चों की हेल्प करेंगे जितने भी ऐसे रहते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें वो फ्रीडम या फिर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब बताया गया है कि वो कॉन्वेंट में चली गई। अब अगर उन्हें नन बनना है तो उन्हें पहले उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो वहाँ की सुपरवाइज़र थी, सिस्टर थी, एक दिन आती है और इंग्लिश में इनसे पूछती है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ अलग अलग क्यों है, तुम्हारा जो क्रिश्चियनिंग सर्टिफिकेट है उसमें और जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसमें दोनों डेट ऑफ बर्थ क्यों अलग अलग है। तो ये बताती हैं कि हमारे जो गांव है वहाँ पर किसी को कुछ पता होता नहीं है एग्जैक्टली, तो लोग कुछ भी उसके अराउंड में नियरली में कुछ भी डेट डलवा देते हैं। तो वो सिस्टर ने बोलती है, कोटेड लाइन है, You Tamil people want to get admission into school under false pretense, changing the dates on your birth certificate। ये कोटेड लाइन यहाँ पे अनकोट होती है। तो बोलती हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में तो लोग खुद आते हैं और बच्चों को लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती, तो हम क्यों अपने सर्टिफिकेट्स में बर्थ को चेंज करवाने लग गए। पर वो मानती नहीं है। और आगे बता रखा है कि ये सब ऐसा ही चल रहा होता है कि रैंडम से एक दिन एक सिस्टर आती है और बोलती है, अनाउंस करती है कि जितने भी हरिजन वुमेन है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ नन। और इनकी ट्रेनिंग जस्ट कंप्लीट होने वाली होती है, तो बामा शॉक हो जाती हैं कि वो भी तो एक हरिजन है, तो अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। वो जाके बातें करती है मैनेजमेंट में, उन्हें वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब बोला गया है कि उनका जो वर्क है एज अ नन वो स्टार्ट हो गया कॉन्वेंट में। अब बोला है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर भी कास्ट है। पेज नंबर 34 में कोट करके इन्होंने बोला है, देयर वाज नो प्लेस दैट वाज फ्री ऑफ कास्ट, अनकोट। अब बोला गया है कि जितने भी वर्क है, क्योंकि जब बाबा चर्च में थी, कॉन्वेंट में थी, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जितने भी मैनुअल वर्क होते, मैनुअल मतलब जितने भी जैसे क्लीनिंग के हो गए, वॉशरूम साफ़ करने का, स्ट्रीट साफ़ करने का, तो ऐसे जितने भी मैनुअल वर्क होते थे ये सारे सिर्फ दलित लोग कर रहे थे, और जिन्हें बहुत गंदे तरीके से डिग्रेडेड वे में, शेमफुल वे में ट्रीट किया जाता था। तो वो उन्हें बताती हैं कि तुम अपना काम करो अच्छे से, वेजेस लो और जाओ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पढ़ाना है, कुछ दिनों बाद आप कहीं और पढ़ाओगे, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो यहीं पर रहने वाली है, सेम टू सेम रहने वाली है। तो जो चैप्टर 2 है वो एंड हो जाता है। तो जो बामा है कि वो बता रही हैं उनका जो एंगर है कास्ट के लिए वो कितना ज़्यादा है। चैप्टर 2 यहाँ पर एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वीडियो को आई थिंक 25 मिनट वैसे ही हो चुके हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।